तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और एच टू एड में। देखिए, इस वाली वीडियो में जो है कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे। इस वाले सीरीज़ में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 4A तक पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, पिछला पार्ट जो है काफ़ी दिन पहले जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आया था। ठीक है, अभी देखिए पार्ट 5 है, तो ये काफ़ी बड़ा पार्ट है। देखेंगे आप तो आर्टिकल, एक सेकेंड, तो आप देखेंगे तो आर्टिकल 52 से लेकर और 151 तक आर्टिकल है। तो मतलब यही कुछ आसपास इसमें आपको 100 आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हमको काफ़ी कुछ चीज़ें करनी है, जिसमें से देखिए प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। ठीक है, फिर इनके वो ऑफिस के क्वालिफिकेशन है, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, फिर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करना है। ठीक है, फिर उनका जो एलिजिबिलिटी है, टर्म है, वो करना है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल करना है। फिर चेयरमैन का करना है, आप पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन की जो पावर है वो करनी है। ठीक है, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट करना है। ठीक, ऑथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर करना है। तो काफ़ी बड़ा जो है ये है, देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम जो है सबसे पहले इसको कई पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और बारी बारी से जो है पार्ट कर लेंगे। तो इस वाले पार्ट में जो है प्रेसिडेंट से जितने डीलिंग आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है, वो वाला कर लेते हैं। ठीक है, फिर अगले पार्ट में वाइस प्रेसिडेंट कर लेंगे। देखिए, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी एक जैसा ही है, तो पहले प्रेसिडेंट कर लेते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। आइए देखते हैं। तो आर्टिकल 52 क्या कह रहा है? कह रहा है देखिए, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है, यही एक लाइन है। ये कह रहा है कि इंडिया का जो है एक प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। ठीक है, उस रिगार्ड में बात कर रहा है। फिर आर्टिकल 53 एक, हाँ 52 है। आर्टिकल 53 अगर जो आप देखें तो कह रहा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो यूनियन की जो है एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्लॉज देखते क्या कर रहा है। फर्स्ट क्लॉज कह रहा है द एग्जीक्यूटिव ऑफ पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट्स टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रहा है कि देखिए एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ जो यूनियन है वो पूरी के पूरे जो है प्रेसिडेंट में वेस्टेड होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट जो है वो उस पावर को या तो डायरेक्टली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, या जो है अपने जो ऑफिसर सबऑर्डिनेट हैं उनके थ्रू जो है उस पावर के जो है एक्सरसाइज करेंगे, जैसा भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा। फिर क्लॉज 2 देखते क्या कह रहा है। क्लॉज 2 कह रहा है विदाउट प्रीजुडिस to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the defense forces of the union shall be vested in the president and the exercise thereof shall be regulated by law। तो कह रहा है देखिए कि बिना किसी जो है मतलब बिना किसी प्रेजुडिस के जो है, ठीक है, इन जनरल में हम यही मानेंगे कि ठीक है, जो सुप्रीम कमांड होगा जो है डिफेंस फोर्सेस का वो प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट में वेस्टेड होगा और एक्सरसाइज जो है वो लॉ के द्वारा जो है रेगुलेट किया जाएगा। अब देखिए क्लॉज 3 क्या कह रहा है। क्लॉज 3 कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल, कह रहा है कोई भी चीज़ ऐसी आर्टिकल में नहीं है जो क्या कह रहे हैं, ए बी डीम्ड टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट बाई फंक्शन कॉन्फर्ड बाई एनी एग्जिस्टिंग लॉ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट एंड अदर अथॉरिटी। कह रहा है ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के फंक्शन को जो है, जो प्रेसिडेंट के फंक्शन के ट्रांसफ़र की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से देखिए किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है या फिर कोई भी अदर अथॉरिटी है उसके पास। ठीक, दूसरा कह रहा है क्लॉज प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम कन्फरिंग बाय लॉ फंक्शन ऑन अथॉरिटीज़ अदर देन द प्रेसिडेंट। और कह रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो पार्लियामेंट को ये बात से प्रिवेंट कर रही हो, ठीक है, कि कोई सा भी लॉ या फंक्शन जो है वो अदर अथॉरिटी पे जो है वो मतलब दे सकते हैं कि कोई ये फंक्शन है तो ये अदर अथॉरिटी करेगी और प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, तो ये काम जो है पार्लियामेंट कर सकती है। ऐसा ही इसमें जो है कहीं भी पार्लियामेंट पे रोक नहीं लगाया गया है इस आर्टिकल में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या है। आर्टिकल 54 है, कह रहा है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए कह रहा है द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो कह रहा है जो प्रेसिडेंट हैं वो जो है मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा जो है इलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें कौन कौन कंसिस्ट होगा। देखिए तो ए द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो कह रहा है कि जो दोनों हाउस हैं पार्लियामेंट के उनके जो इलेक्टेड मेंबर है, मतलब किसकी बात कर रहा है, तो राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहा है। फिर कह रहा है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, और कह रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो है वो हैं मेंबर्स हैं, वो उनके द्वारा जो है जो इलेक्टेड मेंबर है वो भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तब ये किसकी बात कर रहा है, तो ये देखिए विधानसभा और विधान परिषद की बात कर रहा है। ठीक है,
फिर अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल आर्टिकल 55 है, कह रहा है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर की बात कर रहा है, तो कह रहा है एज फॉर एज प्रैक्टिसेबल देयर शैल बी ए यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कह रहा है जहाँ तक कि पॉसिबल होगा, ठीक है, वहाँ तक जो है कि एक स्केल रखा जाएगा, मतलब यूनिफॉर्मिटी का एक स्केल होना चाहिए, कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है। किस लिए? तो जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं उनके बीच में जो डिफरेंट स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेशन की एक जो है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। देखिए आगे लिखा भी है कि किस हिसाब से यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तो अदर क्लॉजेस में लिखा होगा, अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। फिर क्लॉज 2 देखिए कह रहा है तो फॉर पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी। देखिए इसमें लिखा है कि ऐसी यूनिफॉर्मिटी को जो है सिक्योर करने के लिए क्या कह रहा है, द स्टेट इंटर से एज वेल एज द पार्टी पैरिटी बिटवीन द स्टेट एज अ होल एंड अ यूनियन, द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट and the legislative assembly of the each state is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner। तो कह रहा है देखिए कि इस जो है क्या बोलता है यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और जो भी जो स्टेट के जो और होल यूनियन पे जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में, ठीक है, और जो काउंसिल ऑफ मेंबर है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, इनके बीच में एक पैरिटी को मेंटेन करने के लिए देखिए तो इलेक्शन के वोट को इस तरह से कास्ट किया जाएगा कि उसका देखिए मैनर नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले कह रहा है द एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट शैल हैव एज मैनी वोट्स एज देयर आर मल्टीपल ऑफ 1000 इन द क्वोशेंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली। तो देखिए कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि देखिए कि जो भी इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, उनमें क्या करना है कि वो 1000 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। किस लिए? तो क्वोशेंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग। तो क्या डिवाइड करना है इसमें? तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट जो है, ठीक है, जो भी उस स्टेट की पॉपुलेशन होगी, सपोज कीजिए अगर जो 5 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, और उस 5 लाख पॉपुलेशन में अगर जो 100 लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, तो जो भी लोग देखिए करते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उसमें जो है देखिए तो मान लो 5 लाख अगर जो लोग हैं और 500 लोग जो है पार्टिसिपेट करता है, या 100 लोग जो है पार्टिसिपेट करता है, मान के चलिए अभी के लिए, ठीक है, तो 100 तो क्या होगा कि 100 से जो है 5 लाख को डिवाइड किया जाएगा, तो ऐसे आपको 5000 मिल जाएगा और उसमें 1000 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखिए ऐसा करने पे जो नंबर मिलता है, ठीक है, इस हिसाब से जो है जो भी मिलेगा वो डिसाइड करेगा कि कितने वोट्स जो हैं और किस हिसाब से जो है वो वोट्स का डिवीजन किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है इफ़ आफ्टर टेकिंग द सेड मल्टीपल ऑफ 1000, कह रहा है कि अगर जो देखिए 1000 का मल्टीपल करने के बाद जो रिमाइंडर है वो नॉट लेस देन 500 आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर रिमाइंडर जो है 5000 के नीचे आ रहा है, ठीक है, तो द वोट ऑफ ईच मेंबर रिफर टू इन सब क्लॉज ए शैल बी फर्दर इंक्रीज बाय 1। तो जो ऊपर देखिए सब क्लॉज ए में जो प्रोसेस दिया है, तो उसमें अगर रिमाइंडर 500 से ज़्यादा आ रहा है तो हर मेंबर का वोट जो है 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्टेड द ईच इलेक्टेड में सी क्या कह रहा है ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल have such a number of votes as may be obtained by dividing total number of votes assigned to the member of the legislative assembly of the states under subclause A and subclause B by the total number of elected member of the both house of the parliament, ठीक, the fraction exceeding 1/2 being conducted as 1 and other fraction being discarded। तो वही कह रहा है कि देखिए जितने भी जो इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, ठीक है, तो उनका वोट जो है ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे कि जो टोटल वोट्स जो है असाइन होंगे उस मेंबर के लिए पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली में कि इतने टोटल नंबर ऑफ वोट्स इतने हैं, ठीक है, उनको जो है क्या करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स को टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर है बोथ हाउस में जितने मेंबर इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनसे जो है उन वोट्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर जो फ्रैक्शन 1/2 से एक्सीड होता है, 1/2 से कहने का मतलब कि अगर जो 1.5 से फ्रैक्शन एक्सीड होता है, ठीक है, तो 1 काउंट किया जाएगा, अदर फ्रैक्शन जो है उसको जो है डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। अगर मतलब इससे ज़्यादा होता है, ठीक है,
तो इसको जो है डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। देखिए फिर थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है, कह रहा है द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। तो कह रहा है देखिए कि इसमें जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर है वो बताया गया है, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से किया जाएगा, ठीक है। ये देखिए काफ़ी वास्ट जो है ये प्रोसीजर होता है। अगर कोई इसी हम शॉर्ट वीडियो इस पर पब्लिश कर देंगे जिसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, कि सिंगल प्रोपोर्शनल तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को यूज़ करके जो है वोटिंग की जाती है, ठीक है। और जो वोटिंग होगी वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगी, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई है इसमें। फिर आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो आर्टिकल 56 है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का जो है टर्म दिया गया है। तो क्लॉज 1 क्या कह रहा है द प्रेसिडेंट शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो कह रहा है कि जिस दिन से प्रेसिडेंट इंटर होता है उस दिन से लेके 5 साल का जो है उनका टर्म होता है, ठीक है। उस ऑफिस का टर्म होता है, वो 5 साल तक जो है अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट कह रहा है इसमें क्या प्रोवाइड किया गया, ए द प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज एंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। जिसके अगर या तो जो है प्रेसिडेंट जो है इन राइटिंग में जो है अपना जो है रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को दे दें, तब जाके ये टर्म जो है पहले डिसकंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। द प्रेसिडेंट में फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय इम्पीचमेंट इन मैनर ऑफ द प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 61। या तो जो प्रेसिडेंट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सा भी मतलब वायलेशन अगर जो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तो उस बेसिस पे जो है अगर जो पार्लियामेंट जो है उनका इम्पीचमेंट कर देती है, ठीक है, आर्टिकल 61 में। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, देखिए इम्पीचमेंट जो है, जो ये वर्ड है इम्पीचमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेसिडेंट के लिए यूज़ हुआ है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। जब आप आगे पढ़ेंगे क्या बोलते हैं गवर्नर पढ़ेंगे या फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इम्पीचमेंट नहीं रिमूवल लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए लिखा हुआ है। तो ये कोई सी स्टेट पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है कि इम्पीचमेंट इज़ द वर्ड मेंशन्ड ओनली फॉर द, और उसके बाद नीचे जो है ऑप्शन दे देगा आपको गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर दे दिया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेसिडेंट के लिए होता है अंडर आर्टिकल 61 में, ठीक। उसके बाद सी देखिए क्या कह रहा है, सी कह रहा है द प्रेसिडेंट शैल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस अंटिल द सक्सेसर इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। कह रहा है प्रेसिडेंट जो है तब तक जो है अपना जो है टर्म होल्ड करते हैं, ठीक है, जब तक कि एक सक्सेसर जो है उस ऑफिस में इंटर नहीं हो जाता। मतलब कोई और प्रेसिडेंट आके, जब न्यूली इलेक्टेड कोई और प्रेसिडेंट आके जब तक चार्ज नहीं ले लेगा तब तक जो है अपना टर्म जो है वो कंटिन्यू करते हैं। फिर देखिए सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है एनी रेजिग्नेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज ए ऑफ द प्रोविजो to clause 1 shall forthwith be communicated by him to the speaker of the house of the people। तो कह रहा है कि अगर जो इस तरह का कोई भी रेजिग्नेशन जो क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में मेंशन्ड है जो वाइस प्रेसिडेंट को अगर द प्रेसिडेंट देते हैं तो ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, कि वो जो है स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल जो है, हाउस ऑफ पीपल का मतलब जो है देखिए लोकसभा की बात कर रहा है, ठीक है। तो लोकसभा में जो लोग जो स्पीकर हैं, ठीक है, उन ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अपने रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को अगर दे रहे हैं तो स्पीकर को जो है इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन है। अब री इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी बता रहा है, कह रहा है द पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट shall subject to the other provision of this constitution be eligible for the re-election to that office। तो कह रहा है कि भाई जो प्रेसिडेंट पहले ऑफिस होल्ड कर चुका है, ठीक है, प्रेसिडेंट का, ठीक है, या प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करता है, तो अगर जो नेक्स्ट टर्म के लिए उसको अगर जो अपना इलेक्शन कंडक्ट करना है, ठीक है, तो वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है, वो अगर जो वो फॉलो करता है तो वो री इलेक्शन के लिए जो है अवेलेबल है, री इलेक्शन भर सकता है। फिर देखिए क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। अब देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशंस क्या है। तो पहला क्लॉज कह रहा है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट अनलेस ही, कह रहा है तब तक जो है कोई भी पर्सन जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है जब तक कि देखिए क्या क्या नहीं है वो। तो कह रहा है ए
इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है जब ही एलिजिबल है, ठीक है। फिर बी हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, और 35 साल से ऊपर की एज है उसकी। फिर सी इज़ क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, और हाउस ऑफ द पीपल के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, इलेक्शन ऑफ मेंबर के लिए, ठीक है, उसको अगर जो क्वालिफाई करता है, ठीक है। और क्लॉज 2 क्या कह रहा है, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट of India or the government of any state or under any local or other authority subjected to control of any of the said governments। तो कह रहा है देखिए, वो पर्सन जो है तब तक एलिजिबल नहीं है, ठीक है, कि अगर जो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो एंजॉय करता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई लोकल अथॉरिटी है, या फिर कोई भी ऐसे ही जो है ऐसी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट गवर्न करती है और उसके अंडर में जॉब कर रहा है, उससे एमोलमेंट्स ले रहा है अगर जो, ठीक है। तो इस तरह का जो है, तो ये क्वालिफिकेशन हो जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो अगर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, 59th आर्टिकल कह रहा है कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। अब प्रेसिडेंट के ऑफिस का देखिए कंडीशन इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्लॉज 1 कह रहा है द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, and if a member of either house of the parliament or the house of legislature of any state be elected president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon the office as a president। तो कह रहा है देखिए, अगर जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो जो है किसी भी हाउस का जो है, पार्लियामेंट का जो कोई सा भी हाउस है, ठीक है, तो उसका जो है मेंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर है अगर जो स्टेट का, तो उसका भी मेंबर नहीं हो सकता है। और अगर किसी केस में वो पार्लियामेंट का, जैसे अगर जो मेंबर है पार्लियामेंट के किसी हाउस का, ठीक है, या फिर लेजिस्लेचर के किसी हाउस का अगर जो मेंबर है, ठीक है, तो फिर जिस दिन भी वो अपने ऑफिस में इंटर करेगा उसी दिन जो है उसको अपनी सीट वकेट कर देनी है, ठीक है। और जब भी जाके जो है वो प्रेसिडेंट के लिए जो है, प्रेसिडेंट के सीट पे जो है वो बैठ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमको कि अगर जो वो मेंबर है भी तो उसी दिन जो है उसको अपनी सीट वकेट कर देनी है, ठीक है। फिर सेकेंड क्लॉज देखते हैं, द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो वही कह रहा है प्रेसिडेंट जो है वो किसी तरह का जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई अगर जो गवर्नमेंट जॉब कहीं पे कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई आप एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि कहीं पे कोई डीएम ही लगाया और फिर वो प्रेसिडेंट के लिए अगर जो क्वालिफाइड बाकी सब चीज़ पे, तो वो अगर जो इलेक्शन लेता है तो उसको अपनी डीएम वाली नौकरी जो है रिजाइन करनी पड़ेगी। वो किसी भी तरह का जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकता है। बाकी अभी हम आपको बताया ही कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो है एलिजिबिलिटी क्या है। फिर थर्ड क्लॉज देखिए क्या कह रहा है, थर्ड क्लॉज कह रहा है द प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज़ ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। तो कह रहा है प्रेसिडेंट जो है इंटाइटल्ड इस बात के लिए कि बिना रेंट दिए जो है अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में रह सकते हैं। एंड शैल ऑल्सो भी एंटाइटल्ड टू सच एमोलमेंट्स अलाउंस एंड प्रिविलेज में बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। तो कह रहा है पार्लियामेंट लॉ बना के जो भी एमोलमेंट्स अलाउंसेस और प्रिविलेज जो प्रेसिडेंट को देना चाहती है, ठीक है, वो दे सकती है, उसके लिए भी वो एंटाइटल्ड है, ठीक है। एंड until provision in that behalf is so made, such emolument and allowances and privilege are specified in the second schedule। तो कह रहा है कि अगर जो लॉ नहीं है और अभी लॉ बनने वाला है तो तब तक के लिए कितनी सैलरी मिलेगी, क्या एमोलमेंट्स मिलेंगे, क्या अलाउंसेस मिलेंगे और क्या प्रिविलेजेस हैं, तो ये जो है सेकेंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग तब तक मिलेगा। बाकी तो उसके बाद पार्लियामेंट को लॉ बना के और इनकी सैलरी, एमोलमेंट्स और अलाउंसेस जो हैं, ये जो प्रिविलेजेस हैं, इसको जो है बताना है। अब देखिए द एमोलमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो कह रहा है कि देखिए द एमोलमेंट्स जो है या फिर जो अलाउंसेस है प्रेसिडेंट के, ठीक है, तो जब तक वो अपने ऑफिस के टर्म है तब तक उनको डिमिनिश नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी महीने का सैलरी है नहीं भेजे, ठीक है, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते, वो भेजना ही भेजना है, ठीक है, उसको डिमिनिश नहीं किया जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 60, ओथ एंड ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट की इसमें ओथ और अफर्मेशन दी हुई है। तो देखिए एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ the Chief Justice of India or in his absence the senior most judge of the Supreme Court available an oath or affirmation in the following form, that is
टू से, तो कह रहा है जो भी पर्सन है, ठीक है, या फिर कोई भी जो भी प्रेसिडेंट है या फिर कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करने से पहले जो है, अपने ऑफिस में इंटर करने से पहले जो है, उसको जो है अपने ओथ को जो है सब्सक्राइब करना पड़ता है, अपनी ओथ लेनी पड़ती है। अब ये ओथ कौन दिलवाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है। इन केस अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एब्सेंट है, ठीक है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द जो सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल रहेगा उस समय पे, वो जो है ओथ और अफर्मेशन जो है दिलवाएगा प्रेसिडेंट को। अब देखिए इस ओथ में क्या होता है, तो लिखा है IAB डू स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस सोलमनली affirm of president or discharge the function of the president of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and the law, and that I will devote myself to service and well-being of the people of India। तो कह रहा है कि IAB do swear in the name of God। तो कह रहा है कि मैं फला ढिमका जो है भगवान के नाम की शपथ लेता हूँ, ठीक है, कि मैं जो है फेथफुली जो है अपने ऑफिस को जो है अच्छे से एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, अपने फंक्शन को जो है सही तरीके से डिस्चार्ज करूँगा। ऑफ इंडिया जो भी दिया है कि भारत के प्रेसिडेंट के फंक्शन को जो है उसको डिस्चार्ज करूँगा अच्छे से, ठीक है, और विल डू द बेस्ट। और कह रहा है अपने मुताबिक जो है जो बेस्ट हो सकेगा वो मैं करूँगा। किस लिए? तो अपने यहाँ का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने के लिए, ठीक है, और लॉ को भी डिफेंड करने के लिए। फिर कह रहा है एंड आई विल डिवोट माई सेल्फ, वो कह रहा है मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा किसकी सर्विस में? तो सर्विस ऑफ वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, या भारत की जो जनता है उनकी भलाई के लिए, उनकी सर्विस में जो है अपने आप को जो है मैं समर्पित कर दूंगा। तो ये कुछ ऐसी ओथ है, ठीक है, इंग्लिश में जो होती है वो एकदम आपको सेम टू सेम दी हुई है, ठीक है। फिर आइए मिलते हैं, आइए देखते हैं अगला आर्टिकल कौन सा है। तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 61, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 क्या कह रहा है? आर्टिकल 61 जो है प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बता रहा है। तो इसका क्लॉज 1 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्लॉज 1 कह रहा है व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज शैल बी प्रीफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो कह रहा है कि जब भी प्रेसिडेंट को जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन के लिए जो है इम्पीच किया जाएगा, ठीक है, तो ये चार्ज जो है वो दोनों में से किसी एक हाउस के द्वारा प्रीफर किया जाएगा। कोई एक हाउस जो है उसको प्रपोज करेगा, ठीक है। सेकेंड क्लॉज कह रहा है नो सच चार्ज बी प्रीफर्ड अनलेस, कह रहा है ऐसा कोई भी चार्ज प्रीफर्ड नहीं किया जा सकता। कब तक? तो ये देखिए कह रहा है द प्रपोजल इज टू प्रीफर सच चार्ज इज कंटेन्ड इन द रेजोल्यूशन विच हैज़ बीन मूव्ड आफ्टर द एट लीस्ट 14 days नोटिस इन राइटिंग साइंड बाई नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस हैज़ बीन गिवन टू देयर इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। तो कह रहा है तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक एक 14 दिन की नोटिस जो है नहीं दी गई हो, ठीक है, कि हमको जो है एक रेजोल्यूशन मूव करना है, ठीक है, और 1/4 जो है 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर जो है हाउस के, ठीक है, वो जो है अपना जो है उस पर सिग्नेचर नहीं कर देते, अपना अफर्मेशन नहीं दे देते कि नहीं हमको ये रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है। फिर बी कह रहा है such resolution has been passed by the majority of not less than 2/3 of the total membership of the house। अब ऐसा जो भी रेजोल्यूशन अगर जो आगे की तरफ चलता है, ठीक है, पास होता है, तो ये रेजोल्यूशन जो है, ठीक है, तो 2/3 हिस्से से जो है जो भी मेंबर ऑफ हाउस हैं, ठीक है, उसके जो 2/3 हिस्से के जो लोग हैं वो जो है उस पर वोट डालेंगे, और इतनी मेजॉरिटी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, इस रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए। अब थर्ड कह रहा है व्हेन अ चार्ज हैज़ बीन सो प्रीफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज और द cause the charge to be investigated and the president shall have the right to appear to be represented at such investigation। तो कह रहा है कि अब देखिए अगर जो ऐसा चार्ज जो है या रेजोल्यूशन जो है अगर जो कोई सा भी हाउस अगर जो प्रीफर कर देता है 2/3 मेजॉरिटी से, ठीक है, तो अदर हाउस जो होगा, जैसे अगर जो राज्यसभा किया तो लोक हाउस, और अगर जो लोकसभा ऐसा किया तो राज्यसभा जो है, ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी एक बचा होगा जिसने नहीं किया है प्रपोज, तो वो सारे हाउस का काम क्या होगा कि वो जो है चार्ज है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या उसके लिए कोई बॉडी सेटअप करेगा जो इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास ये राइट है, ठीक है, कि वो इस तरह के चार्ज के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो है वहाँ पे अपीयर हो, ठीक है, और रिप्रेजेंट हो सके, ठीक है,
ऐसे इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। अब क्लॉज 4 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज रेजोल्यूशन इज पास बाय मेजॉरिटी not less than 2/3 of the total membership of the house which the charge has investigated or caused to be investigated, declaring the charge preferred against the president has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the president from his office as from the date on which the resolution is so passed। तो कह रहा है कि देखिए अगर ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट में जो है रेजोल्यूशन को जो है 2/3 मेजॉरिटी से जो है जिस हाउस में वो रेजोल्यूशन गया था, जो हाउस चार्ज को इन्वेस्टिगेट कर रही थी या फिर चार्ज इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है उसको दी थी, ठीक है, ऐसा डिक्लेयर करती है कि जो चार्ज के अंडर में जो है इन्वेस्टिगेट किया गया है, ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट को गिल्टी पाया गया है, उसको सस्टेन किया गया है, ठीक है। तो ऐसा रेजोल्यूशन अगर जो पास करती है 2/3 मेजॉरिटी से, तो ये रेजोल्यूशन जो है एक इफेक्ट क्रिएट करेगा, प्रेसिडेंट को क्या करेगा, वो हटा देगा, ठीक है, उनके ऑफिस से, ठीक है, उसी समय उसी डेट पे जैसे ही रेजोल्यूशन पास होगा, जब ही जो दूसरा हाउस रेजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देगा, उसी दिन जो है प्रेसिडेंट अपने ऑफिस के टर्म से जो है रिटायर हो जाएंगे, या आप ऐसे समझ लीजिए इम्पीच कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 62, कह रहा है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कॉजल वैकेंसी। तो कह रहा है, अब देखिए कह रहा है कि टाइम जो है, ठीक है, जो है वैकेंसी को होल्ड करने की, ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस के, और टर्म ऑफ ऑफिस जो है उस केस में बता रहा है कि जब प्रेसिडेंट अगर जो इम्पीच हो गए, ठीक है, तो उस समय क्या टाइम पीरियड होगा टर्म का, ठीक है, और क्या जो है कितने टर्म के लिए जो है वो पर्सन जो है जो न्यूली पर्सन जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा वो काम करेगा, तो उस टाइम की बात कर रहा है। अब इसका देखिए क्लॉज ए देखते क्या कह रहा है, द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। तो कह रहा है अब इलेक्शन जो है वैकेंसी को फिल करने के लिए जो है, ठीक है, क्या करना है कि एक्सपायरेशन जो है जो भी जब प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर होता है, ठीक है, उसके पहले ही जो है हमको जो है इनको जो है इलेक्शन को जो है कंडक्ट कर देना है, जिससे क्या हो कि सीट वकेट ना हो, ठीक है, ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट रेडी हो उसको जो है लेने के लिए। सेकेंड कह रहा है एन इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑकरिंग बाई रीजन ऑफ हिज डेथ। तो कह रहा है कि अब इलेक्शन करना है किस किस केस में, देखिए अगर जो डेथ हो गया, रेजिग्नेशन और रिमूवल हो गया, अगर जो रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने, ठीक है, उसको वाइस प्रेसिडेंट को, या फिर रिमूवल हो गया, और अदरवाइज शैल बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर, और जल्दी से जल्दी जो है जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जो है दिया जाए, एंड इन नो कॉज लेटर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ वैकेंसी। और कह रहा है मैक्स टू मैक्स जो है 6 month का टाइम लग सकता है, ठीक है, 6 month से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। एंड द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द वैकेंसी सेल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 56। और जो भी पर्सन जो है इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, वैकेंसी को भरने के लिए, वो पर्सन जो है वो आर्टिकल 56 के अंदर जितने प्रोविज़न हैं, ठीक है, उन प्रोविज़न पे जो है फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बी एंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस फॉर फुल टर्म ऑफ द 5 year फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन द ऑफिस। और जो है वो एंटाइटल्ड हो जाएगा किस टर्म के लिए, तो जिस दिन से वो इलेक्ट होगा, तो ठीक है, तो फुल टर्म जो है 5 साल का जो है पूरा टर्म जो होगा उसके लिए जो है वो एंटाइटल हो जाएगा कि उतने टाइम के लिए जो है वो जो है प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। फिर अगला आर्टिकल देखते हैं क्या है, तो अगला आर्टिकल देखिए वाइस प्रेसिडेंट पे। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए प्रेसिडेंट वाला है, देखिए प्रेसिडेंट में जो सबसे मुश्किल आर्टिकल है, ठीक है, वो वाला आर्टिकल है, एक सेकंड रुकिए, वो वाला आर्टिकल है ये, जिसमें एक सेकंड रुकिए, क्या कह रहा है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। हाँ देखिए ये वाला जो आर्टिकल है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल है। तो इसको आप क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ, इसको करने का सबसे आसान तरीका देखिए, चूंकि यहाँ लैंग्वेज लिखी हुई है, इफ़ आफ्टर टेकिंग द सेट मल्टीपल ऑफ द 1000। तो ये देखिए जब तक लैंग्वेज लिखी रहती है थोड़ा दिक्कत होता है। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आप अगर जो लक्ष्मीकांत बुक है आपके पास तो ठीक है, अगर जो बुक नहीं है तो आप कोई सी भी अगर जो स्टैंडर्ड पॉलिटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक एक्सप्रेशन के टर्म मतलब एक्सप्रेशन के टर्म में मिल जाएगा, पूरा एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें लिखा रहेगा
ऊपर ये लोग हैं, डिवाइडेड बाय ये और इनटू 1000 है, तो क्या होगा, उससे लर्न करने में आसानी होती है। बाकी हाँ, अगर जो जब पेपर होगा तो आपको ऐसी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। अगर जो मेंस में ये क्वेश्चन आता है तो आपको लैंग्वेज तो ऐसी ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर जो आप वो फॉर्मूला भी मेंशन कर देंगे तो एग्जामिनर ये बात समझ जाता है कि ठीक है, नॉलेज है बच्चे को थोड़ा सा। अगर जो लैंग्वेज इधर उधर भी होती है तो फार्मूला जो है मेकअप कर लेता है। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।